जैसा कि हम पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि अ, इस बार आपके जो पाठ्यक्रम में निर्धारित 6 पाठ जो ये निम्नलिखित हैं: भक्तिन, बाजार दर्शन, काले मेघा पानी दे, पहलवान की ढोलक, नमक, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये पाठ आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। वार्षिक परीक्षा जो 2021 में आयोजित की जानी है कक्षा 12वीं के लिए, तो गद्य भाग में ये पाठ ही आपके संबंधित हैं, जो इनमें से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जिनकी केवल नमक पाठ है जिसका चर्चा करना अभी बाकी था, तो उसकी चर्चा हम आज कर रहे हैं। तो जो नमक पाठ है, इसके जो रचनाकार हैं वो हैं रजिया सज्जाद जहीर। उनके द्वारा लिखी ये कहानी है, और ये कहानी जो है ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित, माइग्रेटेड जिसको हम कहते हैं, और पुनर्वासित लोगों के दिलों को टटोलने की कोशिश इस कहानी में की गई है कि किस प्रकार अपने पराये और देश प्रदेश की कुछ प्रचलित धारणाओं पर भी इस कहानी के माध्यम से सवाल खड़े किए गए हैं। और इस गद्यांश के अंदर या इस पाठ के अंदर जो चर्चा की गई है कि किस प्रकार जो मानवीय संवेदनाएं हैं, जो प्रेम और भाईचारा है, वो आज भी दोनों देशों के आवाम के दिलों में जीवित है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो आपको सप्रसंग व्याख्या संबंधित जो प्रश्न पूछा जाएगा, तो उसमें आपने किस प्रकार से उसका प्रसंग लिखना है। तो इस कहानी का परिचय देते हुए आपने इसका प्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने दोनों देशों से विस्थापित जो पुनर्वासित लोगों के दिलों को, उनकी मार्मिकता को टटोलने का प्रयास किया है कि जो वहां पे रहने वाले लोग हैं उनके दिलों में किस प्रकार के भाव हैं, उनको बड़ी मार्मिकता से टटोला है। और इसके साथ ही उन्होंने अपने पराये देश प्रदेश की प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े करते हुए मानवीय संवेदनाओं, प्रेम, भाईचारे और मुरव्वत की ताकत को सिद्ध किया है कि दोनों देशों की जो आवाम है, आवाम का अर्थ है जनता, जो उस देश में रहने वाले लोग हैं, एक दूसरे के लिए हमेशा ही दिल खोलकर बाहें फैलाएं स्वागत करते हैं और उनका जो है प्रेम से उनको अपने देश में निमंत्रित करना चाहते हैं। और इस कहानी में जो मुख्य पात्र है वो है सफिया। सफिया की माँ और सिख बीबी के व्यक्तित्व की समानता का वर्णन भी किया गया है कि दोनों जो चरित्र हैं, सफिया की माँ और जो सिख बीबी उनको अमृतसर में मिलती हैं, तो उनके किस प्रकार उनके व्यक्तित्व में समानता है, तो इस प्रकार का वर्णन इस कहानी में किया गया है। तो अगर आपको प्रसंग लिखना है तो आप इनमें से संकेत लेते हुए इस प्रसंग को लिख सकते हैं कि प्रस्तुत कहानी जिसका रचनाकार हैं रजिया सज्जाद जहीर और कहानी का नाम है नमक, और इस कहानी के अंदर दोनों देशों से जो विस्थापित लोग हैं, पुनर्वासित लोग हैं, उनके दिलों की मानवता को टटोलने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार आज भी वहाँ दोनों देशों की जो आवाम है उनके दिलों में प्रेम, मानवीय संवेदना, भाईचारा जीवित है और दोनों एक दूसरे को हमेशा ही दिल खोलकर स्वागत करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये इसका प्रसंग रहेगा। इसके पश्चात जो इसके हम कहें बात की जितने भी इसके गद्यांश हैं जिनकी हम अभी चर्चा शुरू करेंगे, तो उसमें जो प्रमुख बिंदु आते हैं उनमें प्रमुख बिंदु यह है कि एक गद्यांश इसमें काफी महत्वपूर्ण है जिसमें लेखिका ने ये प्रश्न चिन्ह लगाया है और ये प्रश्न उठाया है कि अगर ये दुनिया साहित्यकारों की तरह सोचने लग जाए तो शायद ये दुनिया रहने के लिए और भी बेहतर हो सकती है। और एक प्रमुख बिंदु इस कहानी के अंदर आता है जिसको हम कहते हैं ना टैग लाइन या पंच लाइन है, जिसके ऊपर पूरे की पूरी कहानी बंधी हुई है। उनमें आता है कि प्रेम भावना में कानून कभी भी बाधक नहीं बन सकता। और इसी प्रकार हिंदुस्तानी कस्टम अधिकारी जो सुनील दास है, बंगाली हैं, उसके माध्यम से क्या व्यक्त किया है, अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। तो ये 3-4 बिंदु हैं, जैसे सफिया की माँ और सिख बीबी के व्यक्तित्व की समानता का वर्णन। अगला जो मुख्य बिंदु है कि साहित्यकारों की तरह अगर ये दुनिया सोचने लग जाए तो शायद ये रहने के लिए बेहतर स्थान बन सकती है। प्रेम भावना अगर हो तो उसके सामने कानून कभी बाधा नहीं बन सकता। और जो कस्टम अधिकारी है सुनील दास, जो बंगाल से हैं, बंगाली हैं, उनके माध्यम से अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। तो ये इस कहानी के हम क्या कह सकते हैं, केंद्रीय भाव कहे जा सकते हैं।
तो आपने जब प्रसंग लिखना है, इनमें से आप किसी भी संकेत को जिससे संबंधित गद्यांश की व्याख्या आपको करनी है, तो इन केंद्रीय भाव के जो संकेत हैं उनको लेते हुए आप प्रसंग लिख सकते हैं और इसके पश्चात आप गद्यांश की व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने के उपरांत जो इस कहानी की भाषिक विशेषताएं हैं, जो शिल्पगत विशेषताएं हैं, उसमें आप देखेंगे कि जो इस कहानी की भाषा है वो आम बोलचाल की खड़ी बोली है। और शब्दावली में तद्भव और विदेशज की बात की है। विदेशज इसलिए क्योंकि इसके अंदर उर्दू फारसी की शब्दावली का प्रयोग भी मिलता है, तो इसकी जो शब्दावली है वो तद्भव है और विदेशज है। प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति व्यंजना है, शैली वर्णनात्मक है, वर्णन किया गया है जिसको हम कह सकते हैं कि विस्तृत रूप से जो दोनों देशों के जो लोग आपस में मिल रहे हैं, जो चरित्र आपस में मिल रहे हैं, तो वो कैरेक्टर, वो चरित्र आपस में किस प्रकार की बात करते हैं, तो वो वर्णनात्मक शैली में है। वाक्य विन्यास जो है इसका, जो वाक्य हैं इसके, वो सहज हैं और सरल हैं। अधिक लंबे वाक्यों का प्रयोग इस कहानी में नहीं किया गया है। तो ये इसका हम ये कह सकते हैं एक प्रारूप है, इसका फॉर्मेट है, खरड़ा है, जिसके आधार पर आप जो भी गद्यांश अगर इस कहानी में से पूछा जाता है तो आप उसकी व्याख्या करते हुए इन संकेतों का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हम शुरू कर रहे हैं इस कहानी के जो प्रमुख गद्यांश हैं, उन गद्यांशों में से सबसे पहला गद्यांश अगर आप नोट करना चाहें तो आप विद्यार्थी से नोट भी कर सकते हैं। पहला गद्यांश इस कहानी का जो लिया गया है उसमें बात शुरू होती है, उस सिख बीबी को देखकर सफिया हैरान रह गई थी, किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आंखें जिसमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसा ही सफेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। तो इन पंक्तियों में लेखिका ने क्या वर्णन किया है कि सफिया की माँ और सिख बीबी के जो व्यक्तित्व की समानता है उसका वर्णन किया है। तो लेखिका सफिया के पड़ोस में रहने वाली सिख बीबी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाल रही है कि कीर्तन में बैठी हुई सफिया सिख बीबी को अपने सामने देखकर हैरानी में पड़ जाती है। वो हैरान हो जाती है कि जो सफिया की माँ के शरीर की भांति ही सिख बीबी का शरीर था, भारी भरकम था। उनकी छोटी छोटी चमकदार आंखें जिसमें सफिया को अच्छाई, प्रेम और दयालुता की चमक साफ नजर आ रही थी और वे भी उसकी माँ से हूबहू मेल खा रही थी। उनका चेहरा सफिया को किसी खुली किताब की तरह नजर आ रहा था। उन्होंने वैसा ही महीन मलमल का दुपट्टा पहन रखा था, दुपट्टा ओढ़ रखा था जैसा सफिया की माँ मुहर्रम के दिनों में ओढ़ा करती थी। इसके बाद जो अगला गद्यांश है इस कहानी का, उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या न जाने पर हम इंसानों को थोड़ा सा जरूर जानते हैं, और रही बात दिमाग की बात, तो अगर हम सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घूमा हुआ होता तो यह दुनिया कुछ बेहतर ही जगह हो जाती भैया। अदीब शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अदीब शब्द का अर्थ होता है साहित्यकार। तो यहाँ पर लेखिका ने जो इसमें प्रसंग की बात वही है कि जो सफिया अपने भाइयों को ये जवाब दे रही है कि तुम पागल हो गई हो, तुम नमक लेकर जाने की बात कर रही हो, कस्टम वाले रोक लेंगे। तो शायद यहाँ पर उसको ये बात पसंद नहीं आती सफिया को, तो वो पलट कर जवाब देती है अपने भाई को कि साहित्यकार जो हैं वो कस्टम वालों को नहीं जानते, तो कस्टम वाले भी अच्छी तरीके से साहित्यकारों को नहीं समझ सकते। सफिया अपने भाई की बात सुनकर क्रोध में उसे उत्तर देती है कि हम साहित्यकार भले ही कस्टम वालों को जानते न हो, परंतु हम मनुष्यता को, मानवता को थोड़ा ही सही पर अवश्य जानते हैं। तुम जो यह कहते हो कि साहित्यकारों का दिमाग कुछ सटका होता है, सरका होता है, और तो उस पर मेरा यह कहना है कि यदि संसार के सभी लोगों का दिमाग हम साहित्यकारों की तरह थोड़ा सा घूमा होता तो संसार वर्तमान में दिखने वाले संसार से कुछ बेहतर नजर आता। अभिप्राय यह है, ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि लेखिका जो है, जो सफिया है, अपने भाइयों से इस प्रकार का जो जवाब क्यों देती है कि यदि दुनिया साहित्यकारों की तरह सोचे तो ये और बेहतर कैसे हो सकती है, आप इसका तर्क संगत उत्तर दीजिए। तो साहित्यकार जो लोग हैं, क्योंकि साहित्यकार मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं, अर्थात संसार के लोगों का वो भला चाहते हैं,
अतः संसार के लोग यदि साहित्यकारों के समान सोचने लगें तो शायद इस संसार से बुराइयां कम हो सकती हैं और यह संसार रहने लायक जगह बन सकता है और अधिक बेहतर हो सकता है, ऐसा सफिया का मानना है। और हम सभी इस तर्क से सहमत हैं, क्योंकि साहित्यकार जो हैं, जो उनका सोचने का नजरिया होता है वो अधिक मानवतावादी होता है। कहा जाए, गोपाल दास नीरज ने भी ये बात बड़े अच्छे ढंग से कही है कि मनुष्य होना भाग्य है, तो कवि होना या साहित्यकार होना सौभाग्य की बात है। तो क्योंकि उनके अंदर क्या है, मानवीय भावनाएं कूट कूट कर बनी होती है और वो दुनिया को मानवतावादी दृष्टिकोण से देखते हैं, तो इसलिए अगर ये सारी दुनिया ही साहित्यकारों की तरह सोचने लगे तो शायद ये दुनिया रहने के लिए बेहतर जगह हो सकती है। तो इस प्रकार आप इस व्याख्या को लिख सकते हैं। इस गद्यांश से संबंधित जो व्याख्या का प्रश्न अगर पूछा जाता है, इसके बाद 2020 में पिछले वर्ष इस पाठ से जो गद्यांश लिया गया था वो गद्यांश था, उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफिया की बात खत्म हो गई तो उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों से उठाया, अच्छी तरह लपेटा और खुद सफिया के बैग में रख दिया। बैग सफिया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। इस कहानी के माध्यम से यहाँ पर ये घटना उस समय की है जब जो सफिया है वो नमक की पुड़िया लेकर कस्टम से गुजर रही है। तो जब कस्टम वाले ने नमक की पुड़िया को देखा तो जब सफिया सब कुछ सच से बता देती है कि ये मेरे शहर में रहने वाली सिख बीबी ने ये मंगवाया है, तो मैं उसको लेकर जा रही हूँ, क्योंकि उस समय पाकिस्तान और भारत के जो संबंध, राजनीतिक संबंध कह सकते हैं या कानूनी संबंध इस प्रकार के थे कि जो नमक है वो उसको अनुमति नहीं थी कि एक देश से दूसरे देश पर लेकर जाया जा सके। तो इसलिए उसने सच का साथ दिया, उसने स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि ये जो सिख बीबी है उसने मंगवाया है, मैं तो उसके लिए लेकर जा रही हूँ। तो कस्टम वाला उससे बड़ा प्रभावित होता है और वो चुपचाप उसको अपने साथ ले जाने के लिए सांकेतिक अनुमति दे देता है, यानी कि चुपचाप वो पुड़िया को देखता है, लपेटता है और उसके बैग में रख देता है और कहता है कि बात यहाँ पर प्रेम की जो है, मोहब्बत की बात है, तो ये तुम प्रेम की निशानी के तौर पर लेकर जा रही हो, तो प्रेम और मोहब्बत तो कानून से इस प्रकार से गुजर जाता है कि उसको भनक भी नहीं लगती, उसको पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पर जब सफिया ने लाहौर स्टेशन पर तैनात कस्टम अधिकारी को नमक की पुड़िया दिखाकर सारी सच्चाई बताई, तो पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी ने नमक की उस पुड़िया को धीरे धीरे अपनी तरफ खींच लिया। जब सफिया ने पूरी बात की तो पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी ने नमक की उस पुड़िया को अपने दोनों हाथों से उठाकर अच्छी तरह लपेटा और खुद ही सफिया के बैग में वापस रख दिया और बैग सफिया के हाथ में देकर आत्मीयता के भाव से बोला कि कस्टम को की बाधा से प्रेम की भावना इस प्रकार से निकल जाती है कि खुद कानून भी हैरान रह जाता है। कहने का भाव ये है कि प्रेम भावना पर किसी प्रकार के कानून का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यही बात हमने यहाँ पे तीसरे बिंदु के अंदर बताई थी कि प्रेम भावना में कानून कभी बाधक नहीं बन सकता। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? तो आपने इस घटना की जो चर्चा करते हुए आपने वहां पर इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना है। इसके पश्चात अगला जो गद्यांश इस कहानी से है उसमें है, प्लेटफॉर्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार थे। हसरत भरी नजरों से बहते हुए आंसुओं, ठंडी सांसों और भिजे हुए होठों को बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। अटारी में पाकिस्तान पुलिस और उत्तरी हिंदुस्तान पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आता था कि कहां से लाहौर खत्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। एक जमीन थी, एक जबान थी, एक सी सूरतें और लिबास, एक सा लबो लहजा और अंदाज थे। गलियां भी एक सी थी, दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे। तो यहाँ पर लेखिका उसी प्रश्न को उठाती है कि जमीनी व लोगों के जो भावात्मक स्तर पर अगर देखा जाए तो दोनों देशों के रहन सहन में, दोनों देशों की बोलबाणी में, दोनों देशों के जो सूरतें, लिबास, जबान में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। ये सरहदें किसने बना दी और किस प्रकार से ये आज हमारे बीच में खड़ी हो गई हैं। तो इस प्रचलित जो धारणाएं हैं आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर, उसके ऊपर सवाल खड़े किए। तो लेखिका कहती है कि लाहौर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सफिया के बहुत से दोस्त, भाई और रिश्तेदार उसे छोड़ने आए। वह उन्हें छोड़कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई थी। वे दूर से ही उसे ट्रेन में सवार होकर देख रहे थे। सफिया भी उन्हें अपनी इच्छापूर्ण नजरों से देख रही थी कि तभी उसकी ट्रेन उसके मित्रों, भाइयों और रिश्तेदारों की उनकी इच्छापूर्ण निगाहों
बहते हुए आंसुओं, ठंडी सांसों और अपना गम छिपाने के लिए भींच कर रखे गए होंठों के बीच में से काटती हुई अर्थात उन्हें पीछे छोड़ती हुई पाकिस्तान से भारत की सीमा की ओर बढ़ने लगी। थोड़ी देर में ही दोनों देशों के बीच की सीमा पर स्थित अटारी, अटारी वो जगह है जहां पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा आपस में मिलती है, अटारी स्टेशन के ऊपर। तो अटारी स्टेशन जो है वो आ गया है। अटारी स्टेशन पर पाकिस्तानी पुलिस के जो जवान थे वो उतर जाते हैं और वहां पे भारतीय पुलिस के जो जवान हैं वो पुलिस के जवान ट्रेन में सवार होते हैं और वहां से वो ट्रेन अमृतसर की ओर बढ़ती है। तो यहाँ पर सफिया को कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पर पाकिस्तान खत्म हुआ और कहाँ पर हिंदुस्तान की सीमा शुरू हो जाती है, क्योंकि सभी जगह तो एक जैसी थी, धरती एक जैसी थी, सारे यात्री एक जैसी ही भाषा बोल रहे थे, सब लोगों की शक्लें, पहनावा, बोलने का लहजा, अंदाज भी एक जैसा था। यही नहीं, जो हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी हो वो एक जैसी ही गालियों का प्रयोग कर रहे थे और बड़े प्यार से एक दूसरे के लिए उनका प्रयोग करते जा रहे थे। कहने का अभिप्राय यह है कि जो ट्रेन में बैठे हुए जो हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी थे, रंग रूप, पहनावे, बोलचाल और स्वभाव में बिल्कुल एक जैसे थे, लेकिन ये प्रश्न उसके दिमाग में बार बार कौंध रहा था कि आखिरकार ये किसने जो है लोगों को जमीनों के आधार पर और भावात्मक स्तर पर तोड़ने की कोशिश की है, जबकि दोनों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। इसके बाद अगला जो प्रमुख गद्यांश है, उन्होंने चाय की प्याली सफिया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले, वैसे तो ढाब कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के ढाब की क्या बात है। हमारी जमीन, हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। अब लेखिका जो सफिया है, वो सफिया कहाँ पर पहुंचती है, उस कहानी की जो पात्र है वो पहुंचती है हिंदुस्तान, और वहां का जो कस्टम अधिकारी है सुनील दास, जो कि बंगाली है। अब हिंदुस्तानी भूमि के ऊपर हिंदुस्तानी जो ऑफिस है कस्टम का, वहां से उस नमक को आगे लेकर जाना है। तो वहां पर भी वही सवाल खड़ा होता है कि ये जो नमक है, ये नमक की पुड़िया कैसे आगे जाएगी। तो सफिया ने जब भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त को, जिसका जन्म ढाका में हुआ था, जिसको पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है और अब इसको बांग्लादेश कहा जाता है, तो पाकिस्तान से नमक लाने के संबंध में अपनी सारी बात बताई कि किस प्रकार सिख बीवी ने नमक मंगवाया था और वो अपने भाइयों के पास गई थी और वहां से वो नमक लेकर आई है। और अब वहां से तो अनुमति मिल गई है, क्योंकि जो पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी था उसने तो ये कहकर नमक की पुड़िया उसके हाथ में दे दी कि प्रेम भावना पर किसी भी प्रकार के कानून का कोई असर नहीं होता। अब आप देखिए, तो जो यहाँ का हिंदुस्तानी जो कस्टम अधिकारी है सुनील दास गुप्त, वो क्या करता है, उसके लिए चाय मंगवाता है और धीरे से उसे सफिया की तरफ खिसकाता है और फिर स्वयं चाय का एक बड़ा सा घूंट पीकर कहता है कि हमारे यहाँ पर जो ढाब होता है, जैसे आपके यहाँ पे ढाब होता है, तो उस प्रकार का ढाब, उसको कच्चा नारियल भी कह देते हैं, तो कच्चा नारियल तो वैसे कोलकाता में भी होता है, जैसे आपके भारत के पंजाब में नमक होता है, लेकिन हमारे यहाँ ढाका का जो कच्चा नारियल है, जो ढाब है, उस नारियल की तो बात ही अलग है। यानी कि जैसे उसका प्रेम सिख बीबी का नमक के प्रति है, तो उसको अपने पुराने मुल्क, पुराने देश बांग्लादेश की याद आती है कच्चे नारियल के माध्यम से। तो कहता है कि उनकी जो ढाका की जमीन है, जो बांग्लादेश की जमीन है, वहां के पानी में उपजे कच्चे नारियल खाने का स्वाद ही कुछ अलग है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि भले ही दुनिया या दस्तूर की नजरों से हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग हो, दुनिया का कोई भी मुल्क एक दूसरे से अलग हो, दुनिया का कोई भी देश का रहने वाला निवासी कहीं भी चला जाए, उसकी जो जड़ें होती हैं, उसकी जो भावना होती है, वो हमेशा अपने देश के साथ जुड़ी रहती हैं, वो उसको कभी भी भूल नहीं पाता। तो इस कहानी का जो प्रतिपाद्य था वो हमने यहाँ पे स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब इसके पश्चात इस कहानी के जो प्रमुख प्रश्न हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्रमुख प्रश्नों के अंतर्गत अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सबसे पहले प्रतिपाद्य की बात आती है कि इस कहानी का प्रतिपाद्य क्या है। तो नमक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के जो दोनों तरफ से विस्थापित लोग हैं उनके दिलों को टटोलती हुई एक मार्मिक कहानी है, और दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराये देश प्रदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े करने वाली कहानी है। विस्थापित होकर आई सिख बीबी जो अमृतसर में रहने लग गई है विस्थापन के बाद 1947 के बंटवारे के बाद, लेकिन उसको आज भी लाहौर अपना वतन लगता है।
और सौगात के तौर पर वहां का नमक लाए जाने की फरमाइश करती है। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाजत देते हुए दिल्ली को अपना वतन बताता है। जो पाकिस्तान के अंदर जो कस्टम अधिकारी है वो वास्तव में उसका पुराना मुल्क क्या था, वो दिल्ली था। तो वो दिल्ली को अपना वतन बताता है, अपना देश बताता है। इसी प्रकार जब भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त के पास वो नमक की पुड़िया पहुंचती है सफिया के माध्यम से, तो वो कहता है मेरा वतन ढाका है। राष्ट्र राज्यों की नई सीमाएं रेखाएं खींची जा चुकी हैं और मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगहें मुकर्रर कर चुके हैं। उसके बावजूद जमीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर मन तक आज तक नहीं पहुंच पाई। एक अनचाही अप्रीतिकर, यानी कि जिस बात को कोई पसंद नहीं करता, एक अनचाही अप्रीतिकर बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया, लेकिन वे उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई। हर देश के निवासी के अंदर उसका देश मृत्यु तक बना रहता है। नमक जैसी छोटी सी चीज का सफर पहचान के इस मार्मिक पहलू को परत दर परत उघाड़ देता है। यह पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है तब तक यह उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएंगी। जब तक हमारी आवाम के दिलों में इस प्रकार का प्रेम है, इस प्रकार की संवेदनाएं हैं, ये जो राजनीतिक सरहदें हैं एक दिन वो अपने आप मिट जाएंगी। लाहौर के कस्टम अधिकारी का यह कथन बहुत सारगर्भित है। उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्तार रफ्तार ठीक हो जाएगा। रफ्तार रफ्तार यानी कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी कहानी जो है ये मानवीय संवेदनाओं के ऊपर टिकी हुई है कि भले ही राजनीतिक दृष्टिकोण से बंटवारे की कड़वाहट ने जो है सरहदें खींच दी हों, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में राजनीतिक सरहदें अपनी जगह नहीं बना पाई हैं। आज भी आवाम के अंदर अपने मुल्क, अपने देश के प्रति पहले सा प्रेम व्याप्त है। तो इस कहानी का जो सारांश है, अपने पड़ोसी सिख परिवार के यहाँ पर जो सफिया है वो कीर्तन में जाती है। वहां एक सिख बीबी को देखकर वह हैरान होगी, क्योंकि उसकी आंखें, भारी भरकम जिस्म, वस्त्र आदि सभी सफिया की मां की तरह थी। सफिया की प्रेम दृष्टि से प्रभावित होकर सिख बीबी ने उसके बारे में अपनी बहू से पूछा कि ये कौन है। जब उसे पता चला कि वह सुबह लाहौर जाएगी तो लेखिका के पास आकर लाहौर की बातें करने लगती है। लाहौर की बातें करती है कि बताती है कि जब विभाजन हुआ था तो वो भारत में आ गई थी, उसका वतन तो जी लाहौर है। कीर्तन समाप्त होने के समय सफिया ने लाहौर से कुछ लाने के लिए पूछा कि बीबी मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊं लाहौर से, मैं लाहौर जा रही हूँ। तो उसने हिचकिचाहट के साथ लाहौरी नमक लाने के लिए कहा। वह लाहौर में 15 दिन रुकी। सफिया जो है लाहौर में कितने दिन रुकी? 15 दिन रुकी। उसके भाइयों ने खूब खातिरदारी की, मिलने वाले अनेक उपहार लेकर आए। उसके सामने सिर्फ लाहौरी नमक की पुड़िया ले जाने की समस्या थी। उसका दिमाग वहीं घूम रहा था कि सिख बीवी से वादा करके आई हूं कि मैं लाहौरी नमक लेकर आऊंगी, तो अब वो कैसे लेकर जाएगी। पुलिस अफसर भाई ने इसे गैर कानूनी बताया और व्यंग्य किया कि भारत के हिस्से में अधिक नमक आया था, यानी कि जब बंटवारा हुआ था तो हमारे पास जमीन कम आई थी और भारत के पास नमक अधिक आया था, यानी कि अधिक संसाधन आए थे, जमीन अधिक आई। लेखिका इस पर झुंझला गई और नमक ले जाने की जिद करने लगी कि मैं तो नमक लेकर जाऊंगी, चाहे तुम इसे ही गैर कानूनी चाहे कुछ भी कहो। भाई ने कस्टम की जांच का हवाला दिया और बेइज्जती होने का डर दिखाया। लेखिका उसे चोरी से नहीं ले जाना चाहती थी कि प्रेम की निशानी है, मैं उसे चोरी से लेकर नहीं जाऊंगी। वह प्रेम की चीज को शालीनता के साथ लेकर जाना चाहती, परंतु भाई ने कानून की सख्ती के विषय में बताया। अंत में वह रोने लगी तथा भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले दिन 2 बजे उसको रवाना होना था। उसने सारी रात पैकिंग की, सारा सामान, सूटकेस वह बिस्तर बंद में आ गया। अब कीनू की टोकरी तथा नमक की पुड़िया ही शेष रह गई थी। गुस्सा उतरने की भावना के स्थान पर वह धीरे धीरे हावी होता जा रहा था। उसने कीनुओं के ढेर के नीचे नमक की पोटली छुपा दी। आते समय उसने देखा कि भारत से केले जा रहे थे और पाकिस्तान से कीनू आ रहे थे। कोई रोक टोक नहीं हो रही थी। इस तरह नमक सुरक्षित पहुंच जाएगा ऐसा उसका मन कहने लगा। फिर वह कस्टम ऑफिस में जाती है, जहां लाहौर के सौंदर्य, माहौल व सगे संबंधियों के बारे में स्वप्न देख रही थी। वहां उसके 3 सगे भाई हैं, चाहने वाले दोस्त हैं, नन्हे भतीजे भतीजियां सब उसे याद आ रहे थे। कल वह लाहौर से जा रही है, शायद वह फिर ना आ सके।
फिर उसे इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, सूरज की डूबती किरणें, यानी कि सारी स्मृतियां उसको रात में उसकी आंखों के सामने घूम गई। अचानक उसकी आंखें खुल गई क्योंकि उसका हाथ कीनों की टोकरी पर जा पड़ा। उसके दोस्त ने कहा कि यह हिंदुस्तान व पाकिस्तान की एकता का मेवा है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। एक अंक के प्रश्न में कई बार पूछा गया है कि किस फल को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा कहा जाता है, तो कीनू को जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा कहा जाता है। वह फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी, उसके भाई ने उसे दिल्ली तक का टिकट खरीद कर दिया। वह सोच रही थी कि आसपास टहल रहे लोगों में सिर्फ वही जानती थी कि टोकरी की तह में कीनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। जब सामान कस्टम जांच के लिए जाने लगा, उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा वह चोरी से नहीं ले जाएगी। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख दी। जब सामान जांच के बाद रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम ऑफिस अफसर की तरफ बढ़ी। वह लंबा पतला खिचड़ी बालों वाला था। उसने उसके वतन के बारे में पूछा तो उसने हैरान होकर अपना वतन दिल्ली बताया। लेखिका ने हैंडबैग में जो नमक की पुड़िया निकालकर उसके सामने रख दी और सारी सच्चाई उसे बता दी। सारी बातें सुनकर उसने पुड़िया को अच्छी तरह लपेटकर स्वयं सफिया के बैग में रख दिया और कहा कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। उसने जामा मस्जिद की सीढ़ियों को सलाम देने को कहा तथा सिख बीबी को भी संदेश देने के लिए कहा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। एक समय आएगा कि जब दोनों मुल्कों की जो सरहदें हैं वो टूट जाएंगी और फिर से दोनों देश एक हो जाएंगे। सफिया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई। यहाँ सभी ने उसे भावपूर्ण विदाई दी। अटारी में भारतीय पुलिस रेल में चढ़ी। जैसी भाषा, सूरत, वस्त्र, लहजा, अंदाज और गालियों आदि के कारण लाहौर खत्म होने व अमृतसर शुरू होने का पता ही नहीं चला। अमृतसर में कस्टम की जांच शुरू हुई तो वह कस्टम अफसर के पास पहुंची। उसने अपने पास नमक होने की पूरी बात वहां भी बता दी। अफसर ने उसे साथ चलने के लिए कहा। एक कमरे में जाकर उसे बैठाया और 2 चाय लाने का ऑर्डर दिया। उसने मेज की दराज से एक किताब निकाली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दासगुप्ता को प्यार के साथ, ढाका 1946। यानी जब देश का बंटवारा हुआ था तो पूर्वी पाकिस्तान से जब वो भारत में आया था तो वहां पर उसके एक मित्र थे शमसुल इस्लाम की तरफ से, जिसने सुनील दासगुप्ता को वो किताब भेंट दी थी। आज भी वो उस किताब को अपने पास समेटे हुए था, संभाले हुए था, जो 1946 में उसको उसके मित्र ने दी थी। विभाजन के समय वह ढाका में था। उसने अपने वतन का नाम ढाका बताया। विभाजन के समय वह ढाका में था। जिस दिन वह भारत आ रहा था उससे 1 वर्ष पहले उसकी सालगिरह पर उसके दोस्त ने यह किताब दी। फिर वे कलकत्ता में रहकर पढ़े, नौकरी करने लगे। उन्होंने बताया कि हम वतन आते जाते रहते। सफिया वतन की बात पर हैरान थी कि रह तो ये भारत में रहा है, अब किस वतन की बात कर रहा है। कस्टम अफसर ने कहा कि अब वहां भी कस्टम हो गया है। उसने वतन की डाब की प्रशंसा की, जो कच्चे नारियल की बात हमने की थी, उसकी प्रशंसा की। चलते वक्त उसने पुड़िया सफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगा। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब वह पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था। लेखिका सोच रही थी कि किसका वतन कहाँ है, वह जो इस कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। हर कोई अपने अपने वतन की यादों में खोया हुआ। इसके बाद जो इस कहानी के आधार पर जो प्रश्न है, उनमें सर्व प्रमुख जो प्रश्न है वो हमेशा यही पूछा जाता रहा है कि नमक कहानी का मूल उद्देश्य क्या है। तो मूल उद्देश्य आपके सामने स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत लेखिका ने ये स्पष्ट करने की कोशिश की है कि भले ही आज हालात कैसे भी हों, अगर लोगों के दिलों में, आवाम के दिलों में अभी भी प्रेम है, संवेदनाएं हैं, तो आने वाले समय में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। तो इसके आधार पर जो एमसीक्यू प्रश्न है, लेखिका की माँ सफेद बारीक मलमल का दुपट्टा कब ओढ़ा करती थी, तो लेखिका की माँ मुहर्रम पर, या सफिया की माँ जो है मुहर्रम पर उस मलमल के दुपट्टे को ओढ़ा करती थी जो उसने सिख बीबी के ऊपर देखा था। सबसे अच्छा ढाब या कच्चा नारियल कहाँ का बताया गया है, ढाका का बताया गया है। लखनऊ और लाहौर से संबंधित महिला कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, ये बात किसने कही, तो ये बात सफिया ने कही, जो स्वयं को क्या कहती थी, सैयद कहती थी। और भाइयों से मिलने कौन लाहौर जाती है, सफिया।
हमारा वतन तो लाहौर है, ये किसने कहा? सिख बीबी ने। मेरी माँ ने नमक बादामी पुड़िया में मंगवाया है, माँ किसे कहा? सिख बीबी को। ले जो सफिया है वो माँ संबोधन किसके लिए प्रयोग करती है? सिख बीबी के लिए प्रयोग करती है, क्योंकि उसके सिख बीबी के अंदर, उसके व्यक्तित्व के अंदर उसको अपनी माँ नजर आती है। मोहब्बत तो कस्टम से ऐसे गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाए। तो ये कहाँ का कस्टम अधिकारी है? जो पाकिस्तान का कस्टम अधिकारी है, ये बात उसने कही थी। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा किसे कहा गया? कीनू को, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान से कीनू जाता है और हिंदुस्तान से केले आते हैं, तो इसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा कहा जाता है। आशा है आपको ये पाठ, इसका भावार्थ अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा, कहानी का जो संदेश है, मूल भावना आप तक पहुंची होगी। इसी प्रकार आप महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी कीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।